हेलो एवरीवन। प्रयोजन आईएएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजीव कुमार दुबे। आज की क्लास का जो मुख्य फोकस है, आज झारखंड सेकंड पेपर के सिलेबस को लेकर के हम एक एक सेगमेंट पर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आज का जो सेशन है, इसमें हम मुख्य रूप से झारखंड के सेकंड पेपर के फर्स्ट टॉपिक जो हमारा झारखंड का इतिहास है उसको लेकर के हम बढ़ेंगे, है ना। तो आज की क्लास को कैसे देखते हैं, एक चीज मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहूंगा कि जो झारखंड के इतिहास को हम जानना चाहें और उसको जब हम पढ़ें तो उससे पहले एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ज्यादा जरूरी है कि हम भारत के संदर्भ में इतिहास को कैसे पढ़ते हैं, एक ब्रीफ थोड़ा सा उस पर चर्चा हो जाए। इससे क्या होगा कि आपको झारखंड के इतिहास को समझने में भी काफी मदद मिलेगी। तो आइए थोड़ा सा हम उसको भारत के इतिहास के संदर्भ में आगे बढ़ते हैं, एक एक उसके छोटे छोटे पार्ट को हम देखते हैं। आप ये देखें कि जो झारखंड का इतिहास है उसको पढ़ने के लिए ये ज्यादा जरूरी है कि उसको अलग अलग कालखंड में हम बांट करके देखें। शुरुआत करते हैं कि प्राचीन झारखंड के इतिहास को। तो प्राचीन झारखंड के इतिहास को हम तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक कि हम थोड़ा सा भारत के प्राचीन इतिहास को नहीं समझ पाए, है ना। तो पहले हम क्या करते हैं कि आज के क्लास में आप लोगों के साथ भारत के इतिहास को प्राचीन संदर्भ में देखते हैं कि कैसे कैसे हम उसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो हम ये जाने कि इतिहास कहते किसे हैं, इतिहास किसे कहते हैं, तो या इतिहास है क्या। हम इतिहास के अलग अलग सेक्शंस को तो तब पढ़ेंगे, सबसे पहले ये जान लें कि इतिहास क्या है। तो इतिहास को अगर आप देखें तो इतिहास अतीत में घटित घटनाओं के विविध पहलुओं के क्रमबद्ध अध्ययन को इतिहास कहा जाता है। इतिहास किसे कहा जाता है? अतीत में घटित घटनाओं के। इतिहास जनरली आप देखेंगे तो किसी से पूछें कि इतिहास किसे कहते हैं तो लोग कहेंगे अतीत में घटित घटनाओं के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। गलत वो भी नहीं है, बट इसी को अगर थोड़ा व्यवस्थित तरीके से कहें कि अतीत में घटित घटनाओं के विविध पहलुओं के, है ना, अतीत में घटित घटनाओं के विविध पहलुओं के क्रमबद्ध अध्ययन को, अतीत में घटित घटनाओं के किस प्रकार के अध्ययन को, तो अतीत में घटित घटनाओं के विविध पहलुओं के क्रमबद्ध अध्ययन को, क्रोनोलॉजिकल स्टडी को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। विविध पहलुओं से यहां क्या तात्पर्य है? विविध पहलुओं से तात्पर्य है कि किसी भी अतीत में घटित घटना के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ये सब जो उसके विभिन्न पहलू हैं उसका क्रोनोलॉजिकल क्रमवार ढंग से उस अध्ययन करते हैं, तो उसका अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। अब अगर हम देखें तो इतिहास का हेरोडोटस का नाम जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो हेरोडोटस जो कि यूनानी इतिहासकार हैं, इनको हम बिल्कुल जानेंगे। हेरोडोटस को ही इतिहास का जनक यानी फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक थी हिस्टोरिका, है ना। हिस्टोरिका जो बुक है हेरोडोटस ने लिखा, और चूंकि इतिहास पर इनका बहुत ही क्रमबद्ध अध्ययन रहा, इस सिलसिले में इनको इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। अब आते हैं कि इतिहास का हम अध्ययन कैसे करें। तो इतिहास का अध्ययन अगर आप देखें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसको इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। इतिहास के अध्ययन को हम अलग अलग पार्ट में बांट करके अध्ययन करेंगे, है ना। इतिहास के प्राचीन भारत के इतिहास को हम अलग अलग खंड में बांट करके देखते हैं टाइम पीरियड के हिसाब से। तो वो टाइम पीरियड कैसे बांटेंगे? पहला देखिए क्या है कि प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा जो फेज आता है उसको हम कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल। और जो तीसरा फेज आता है उसे हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, पहला जो प्रागैतिहासिक काल है, दूसरा चरण आद्य ऐतिहासिक काल है, और तीसरा जो चरण हमारा है ऐतिहासिक काल। इन तीनों का जो विभाजन का आधार है वो उस वक्त अध्ययन के लिए जो हमारे पास सोर्सेज उपलब्ध थे, है ना, हम उसके बेसिस पर इसका विभाजन करते हैं।
तो प्रागैतिहासिक काल, सबसे पहली बात आता है कि हम कहते किसे हैं। तो प्रागैतिहासिक काल को अगर हम देखें तो यह वह काल था जिसमें कि अध्ययन के लिए हमारे पास, या इस काल के मानवों के बारे में जो हमें सूचनाएं मिलती है, जानकारी मिलती है, उसके लिए जो हमारे पास सोर्स थे वो केवल और केवल कहते हैं ना आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस थे, पुरातात्विक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्य थे, लेकिन यहाँ पर लिखित साक्ष्य हमें उपलब्ध नहीं हुए हैं। तो यहाँ जो प्रागैतिहासिक काल है इसमें केवल और केवल हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस काल को हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। और इस वक्त के जो मानव थे उनका जो मुख्य बेस था वो पाषाण था। और इस प्रागैतिहासिक काल को हम आगे और भी चरण में बांट करके अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा दूसरे फेज को भी देखते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, इतिहास का प्राचीन भारत के इतिहास को अगर हम देखें तो इसका जो दूसरा चरण हम देखते हैं वो है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। क्या है ये? इस वक्त क्या था कि हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे और पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। लेकिन आद्य ऐतिहासिक इसलिए कहते हैं क्योंकि लिखित साक्ष्यों को पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं मिली, यानी कि जो लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं इस कालक्रम के, उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यानी केवल और केवल इस वक्त के काल का भी जो अध्ययन का जो हमारा बेस है वो अभी भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस यानी पुरातात्विक साक्ष्य ही हैं। तीसरी अगर फेज की बात करें तो वो हमारा आता है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड में क्या है कि यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य तो उपलब्ध हैं ही, इसके साथ साथ लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। हालांकि लिखित साक्ष्य हमारा आद्य ऐतिहासिक काल में भी उपलब्ध था। तो आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में ये अंतर है कि जहां पर आद्य ऐतिहासिक काल में हम लिखित साक्ष्य को पढ़ने में सफल नहीं हुए, सफलता हमें नहीं मिली थी, वहीं पर इस काल में, ऐतिहासिक काल में लिखित सोर्सेस को भी हमें पढ़ने में सफलता हासिल हुई। और इस तरह से यहाँ का जो इतिहास है वो थोड़ा सा व्यवस्थित क्रम में हमारे पास उपलब्ध है और उसको अलग अलग सोर्सेस से भी हम पढ़ने में सफल हुए। प्रागैतिहासिक काल को अगर हम अलग अलग डिवीजन में बांट करके देखें तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम दो पार्ट में बांटते हैं। पहला जो हमारा पीरियड है वो है पाषाण काल। पाषाण काल बोले तो स्टोन एज, पाषाण काल। और दूसरा जो पार्ट हमारा इसका है वो हमारा है ताम्र पाषाण काल यानी चाल्कोलिथिक पीरियड। स्टोन एज पाषाण काल को भी हम फर्दर तीन पार्ट में बांट करके इसको हम अध्ययन करते हैं। ये तीनों पार्ट कौन कौन से हैं? तो पहला जो पार्ट हमारा है वो है पूरा पाषाण काल, दूसरा जो पार्ट है इसका वो मध्य पाषाण काल, और तीसरा जो पार्ट इसका आता है वो कहलाता है आपका नव पाषाण काल, है ना। तो नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड, और थर्ड जो हमारा नव पाषाण काल आता है यानी नियोलिथिक पीरियड। अब इन तीनों जो पार्ट बांटा गया पाषाण काल का, इसमें फिर फर्दर डिवीजन अगर हम करें तो क्या देखते हैं कि पूरा पाषाण काल को भी आगे चल करके तीन पार्ट में बांटा गया है। उसको हम कहते हैं निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो इस पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक पीरियड को भी फिर से तीन पार्ट में बांट करके अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम अध्ययन करते हैं, देखते हैं। और मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इन तीनों फेज को हम थोड़ा सा एक टेबल के माध्यम से अलग अलग फीचर्स के बेसिस पे आपकी सुविधा के लिए हम अगर देखें तो इस पर हम अभी आपके साथ एक एक फीचर्स के बेस पे चर्चा करते हैं। पाषाण काल, स्टोन एज को अगर आप देखें तो क्या है कि इसको हमने डिफरेंट आधार पे, डिफरेंट बेसिस पे बांट करके अलग अलग काल के अलग अलग लक्षण, पीरियड, इन सब बेसिस पे हमने अध्ययन किया है और इसको हम आपके साथ चर्चा करते हैं। ये जो बेस हमने बनाया है इस काल के अध्ययन को, तो वो देखें इसमें तीनों पार्ट, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण को हमने अलग अलग जो बेस बनाया है, आधार लिया क्या है, काल यानी टाइम पीरियड के आधार पे।
दूसरा क्या है कि फेजेस के आधार पे, और तीसरा अगर आप देखें तो इसकी जो इस वक्त इस काल की जो बेसिक फीचर्स थे, मुख्य जो विशेषताएं थी, उसके बेसिस पे, और उससे भी आगे अगर आप जाएं तो इस काल में जो तीनों जो अलग अलग कालक्रम हैं इतिहास के, उसमें जो डिफरेंट अलग अलग काल में जो उपकरण हमें मिले, उस काल के जो मानव उपकरण औजार जो उपयोग प्रयोग करते थे, उसके जो हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं या आगे चल करके जो लिखित साक्ष्य मिले, उन बेसिस पे हम इसको देखते हैं। फिर एक और जो बेसिक फीचर्स है वो हमारा आता है महत्वपूर्ण स्थल, यानी कि इस काल के जो हमें एविडेंसेस मिले हैं या उन लोगों के रहने के जो निवास स्थल थे, उनके कहां से वो हमें एविडेंस मिले, वो डिफरेंट जो प्लेसेस हैं, अलग अलग जो क्षेत्र रहे, उसके बेसिस पर भी हम इसको अध्ययन करेंगे, है ना। तो ये इस विशेषता को देखें। उसके बाद एक और विशेषता खोज या आविष्कार है। ये खोज आविष्कार का क्या है कि किस काल में कौन कौन सी चीजें मुख्य रूप से आविष्कार की गई, है ना। तो अब हम ऊपर से जो ये हमारे तीनों पार्ट हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इसको हम अलग अलग आधार पर जो बांट करके देखे हैं, एक एक करके अध्ययन करते हैं। पहला पार्ट हमारा क्या है, आप देखिए काल के बेसिस पे। तो पूरा पाषाण काल यानी जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, सॉरी स्टोन एज है, इसको हम जो देख रहे हैं, इसको किस आधार पर देख रहे हैं, टाइम पीरियड के आधार पर देख रहे हैं। तो इसका काल कब से कब था, 25 लाख ईसा पूर्व से 10 लाख ईसा पूर्व, यानी कि पूरा पाषाण काल, इसका जो टाइम पीरियड है वो हमारा पैलियोलिथिक पीरियड जो है वो 25 लाख ईसा पूर्व से 10 लाख ईसा पूर्व के बीच में इसका काल माना जाता है। दूसरे काल की अगर हम बात करें तो आता है हमारा मध्य पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल को 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व या कहीं कहीं पर 6,000 ईसा पूर्व, ये थोड़ा सा अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग ढंग से दिया हुआ है। तो आप इसको 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व के बीच का मान करके आगे बढ़ सकते हैं। और तीसरा जो हमारा नवपाषाण काल न्योलिथिक पीरियड है, इसको हम 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व के बीच में इसका टाइम पीरियड रखा गया है। अब अगर ये टाइम पीरियड के आधार पर तीनों देखा, पूरा पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से 10 लाख ईसा पूर्व के बीच, दूसरा जो मध्य पाषाण काल है वो हमारा है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व, और तीसरा नवपाषाण काल ये 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व के बीच में आता है। यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रिंटिंग एरर है, यहाँ पर आप पूर्व भी आप इसमें लगा सकते हैं। 1,000 ईस्वी तक भी ये माना गया है, ईसा पूर्व की बात नहीं है। ये 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईस्वी तक के काल को इसके अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट जो हमारा आता है कि किस बेसिस पर इसका डिवीजन किया गया, वो है फेजेस, डिफरेंट फेजेस। तो वो जो चरण हैं वो कौन कौन से चरण हैं, तो आप अगर इसको देखें तो इस पूरा पाषाण काल को हमने 3 फर्दर फेज में बांटा, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। एक चीज यहां पर ये जो फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका आता है, होमोसेपियंस। पूरा पाषाण काल के अंतर्गत ही होमोसेपियंस का उदय हो गया था, और ये जो होमोसेपियंस है जिन्हें कि ज्ञानी मानव कहा जाता है, इनका हमें साक्ष्य मिला है। और दूसरा जो फेज हमारा आता है मध्य पाषाण काल का, उसमें इस तरह के कोई 3 या 2 प्रकार के कोई डिवीजन नहीं किए गए हैं, यानी कि पूरा पाषाण काल को हम 3 फेज में बांट करके देखते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। जबकि मध्य पाषाण काल को इस तरह से कोई अलग अलग फेज में या अलग अलग चरण में बांट करके हम नहीं देखते हैं। जबकि नवपाषाण काल को भी अगर हम देखें तो इसको हम 2 पार्ट में बांट करके इसका स्टडी कर सकते हैं। वो है हमारा मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल का जो संक्रमण काल था। यानी कि एक चीज आप ध्यान दें
कि जब नवपाषाण काल आया तो ऐसा नहीं था कि जो मध्यकाल मध्य पुरापाषाण काल की जो व्यवस्था थी, वो जो उसके फीचर्स थे वो एकाएक समाप्त हो गए और अचानक से नवपाषाण काल शुरू हो गया। होता क्या है कि जो पहले की संस्कृति या कल्चर या वहां का जो विशेषता चला आ रहा है वो आगे भी थोड़ा कंटिन्यू होता है। तो जो बीच का पीरियड होता है ना, वो एक तरह से संक्रमण काल होता है। तो ये जो मध्य पाषाण काल के बाद जो नवपाषाण काल का फेज आता है, तो इसमें अगर शुरुआत के फेज में देखें तो ये एक तरह से ट्रांजिशन फेज होता है। उसमें दोनों काल की विशेषताएं पाई जाती है और उसका जो लेटर पार्ट आता है उसमें आप नवपाषाण काल की जो मुख्य विशेषताएं थी वो उभर कर सामने आती है, जिससे कि इसका डिवीजन किया जाता है। अब अगर नेक्स्ट आता है कि इस काल की क्या मुख्य विशेषताएं थी, व्हाट वेयर द बेसिक फीचर्स, मेन फीचर्स ऑफ दिस पीरियड। तो इस पीरियड में अगर आप देखें तो पुरापाषाण काल में यहाँ के जो मानव थे सबसे ज्यादा, आप एक चीज जानते हैं कि मानवों ने सबसे ज्यादा समय इसी काल में बिताया था। तो इस काल की अगर विशेषताएं देखें तो क्या था कि इस वक्त के जो मानव थे घुमंतु जीवन जीते थे, शिकार के लिए वो एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होते रहते थे। और इस समय के मानव का जो मुख्य आधार था वो आखेटक था। यानी इस वक्त के जो मानव थे आखेटक थे, शिकारी थे, शिकार करके ही वो अपना जीवन यापन करते थे। उनके जीवन का जो मुख्य आधार था वो शिकार और खाद्य संग्रह प्रकृति थी उनकी। एक चीज यहां पर अगर देखें तो कृषि और पशुपालन जैसे, यानी इस वक्त के जो मानव थे वो आखेट के जरिए अपना खाद्य संग्रहण भी करते थे और उसी पर अपना जीवन जीते थे। जबकि इस काल में कृषि और पशुपालन का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, क्योंकि इस वक्त के मानव जो भी अस्थायी जीवन नहीं जीते थे। और कृषि के लिए आप जानते हैं कि अस्थायी जीवन का स्थायित्व तो होना जरूरी है। एक जगह पर जब तक लोग टिक करके नहीं रहेंगे तो कृषि कार्य को आगे बढ़ाना संभव नहीं। कृषि कार्य के लिए पशुपालन जरूरी है और उस वक्त में पशुपालन के भी हमें कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो इस वक्त के मानव का मुख्य जो विशेषता थी वो क्या था, यायावर जीवन था, घुमंतु जीवन था और आखेटक और खाद्य संग्राहक जो प्रकृति थी उनकी, वो उनकी वैसी विशेषता थी। आगे के काल में अगर आप देखें मध्य पाषाण काल में, तो यहां पर भी हम देखते हैं कि आखेटक और खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्रहण, आखेटन और खाद्य संग्रहण, यही दो मुख्य विशेषता यहां भी पाई गई है। बस एक चीज और बताऊं कि यहां पर जो पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल का जो पीरियड है, इसमें जो बेसिक डिफरेंस हम देखते हैं, जो बाइफिकेशन करते हैं दोनों काल के बीच में, वो है कि यहां पर पशुपालन की शुरुआत तो हो गई थी मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हो गई थी, यद्यपि कि इसकी विधिवत शुरुआत अभी भी नहीं हो पाई थी। और अगर नेक्स्ट पीरियड की हम बात करें तो जो नवपाषाण काल था, इसमें अगर देखें तो इसकी मुख्य विशेषता जो इन दोनों काल से इसे विशिष्ट बनाती है वो क्या था कि इस काल में हमारे पास कृषि और पशुपालन की विधिवत शुरुआत हो गई थी। यानी कि नवपाषाण काल न्यूलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चर और हस्बेंड्री की सिस्टमेटिक ढंग से उसकी पालन की शुरुआत हो गए थे। और एक चीज देखें तो इसका जो पहला साक्ष्य मिलता है किसका, कृषि एवं पशुपालन का, वो मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ क्या था, मेहरगढ़ बलूचिस्तान, जो आज की डेट में अगर देखें तो पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पर एक जगह है जहां से कि हमें कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले। और कृषि में अगर आप देखें तो हमें वहां पर जौ और गेहूं ये दो ऐसी फसलें थी जिसके साक्ष्य में नवपाषाण काल में मेहरगढ़ नामक स्थल से, जो कि फिलहाल वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है, वहां से हमें मिले हैं। साथ ही वहां से हमें भैंस पालने के भी साक्ष्य मिले हैं। यानी इस काल में कृषि एवं पशुपालन की विधिवत शुरुआत हो गई थी। इसका साक्ष्य हमें सबसे पहले मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, वहां से मिले थे। और जब कृषि और पशुपालन की विधिवत शुरुआत हो गई तो एक चीज आप जानते हैं, इसके लिए अस्थायी जीवन की बहुत जरूरत है, तभी मानव वहां पर कृषि कार्य को आगे बढ़ा सकेंगे और पशुपालन का भी काम तभी कर पाएंगे जब वो एक जगह टिक करके रहना सीख लेंगे। यानी इस काल, अर्थात इस काल के जो मानव थे वो क्या था, उन्होंने कृषि कार्य को शुरुआत किया, विधिवत शुरुआत किया, सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़े। हालांकि उस समय में भी आज की तरह वो कृषि का कार्य नहीं करते थे।
उस वक्त प्रारंभिक अवस्था में थी, लेकिन शुरुआत हुई और इसका परिणाम ये हुआ कि जो मानव जीवन था उसमें अस्थायित्व तो आया, अस्थायी निवास बनाने लगे, समाज का विकास हुआ। ये सब जो विशेषता थी ये नवपाषाण काल की विशेषता देखी जाती है। और सबसे बड़ी बात कि इस काल में आग, एक और चीज बताऊं कि आग की खोज तो पहले हो गई थी, है ना, लेकिन आग की जो खोज है वो पहले ही हो गई थी, लेकिन आग से भोजन पकाने का जो काम है, भोजन पकाने की जो कला है, ये उसको आग का प्रयोग कैसे करना है, मानव जीवन में उसको कैसे उपयोग में लाया जा सकता है, इस चीज को आग नवपाषाण काल में मानव ने सीखा और वो आग से भोजन पका करके और उसका उपयोग अपने भोजन के लिए करते थे। जो शिकार वो करते थे उनको पका करके खाने का जो प्रवृत्ति था वो नवपाषाण काल में विकसित हुआ, क्योंकि यहाँ पर मानव ने आग से भोजन पकाने की कला जो थी वो सीख ली थी। फिर आगे देखें तो इस काल में हमें जो वहां उस काल के मानव थे वो मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला भी सीख लिए थे। मिट्टी के बर्तन, मृद भांड। इसके अलावा उस वक्त के मानव अपने आवास के लिए झोपड़ी बना करके घास फूस और इस तरह के जो पदार्थ उस वक्त होते थे उनका उपयोग वे झोपड़ी बनाने के लिए रहते थे। जबकि अगर पूर्व के काल में देखें तो चूंकि उनका जीवन यायावरी जीवन था, घुमंतु जीवन था, वो एक जगह से दूसरे जगह शिकार के लिए भटकते थे, घूमते थे। एक जगह शिकार खत्म होने पर जहां पर दूसरे जगह शिकार मिलते थे वहां चले जाते थे। तो यहाँ पर आवास यहाँ पर वो प्राकृतिक आवास में रहते थे, यानी गुफाओं में, कंदराओं में रहते थे। और नवपाषाण काल में अगर देखें तो जो परिवर्तन आया, चूंकि कृषि करना था, पशुपालन होता था, तो इन सब के लिए जरूरी था कि वो एक जगह स्थायी जीवन रुक करके बिताएं। तो इसके लिए वो रहने के लिए झोपड़ी का प्रयोग भी करने लगे। और एक और जो फैक्ट्स मिला है वो ये है कि इस काल के मानवों ने नाव बनाने की कला भी सीख ली थी। इस काल से हमें नाव के भी साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो नेक्स्ट जो हमारा फीचर्स है वो हमारा क्या है कि उपकरण बनाने के। उपकरण में क्या है आप देखें तो पूरा पाषाण काल के जो मानव थे वो उस उपकरण के लिए बेसिकली क्वार्टजाइट, सल्क, ब्लेड, इन सब को ही उपकरण के रूप में प्रयोग करते थे। इस वक्त के जो उपकरण थे वो क्वार्टजाइट के होते थे, सल्क के उपकरण बनते थे, ब्लेड यानी इस वक्त के जो उपकरण थे वो थोड़े बड़े बड़े उपकरण थे। आज मध्यकालीन की तरह वो छोटे छोटे उपकरण नहीं थे, बड़े बड़े पत्थर के औजार बनाए जाते थे। और उस वक्त का जो औजार मिला, उपकरण मिला, वो उतने परिष्कृत भी नहीं थे, क्योंकि उस वक्त के मानव आरंभिक जीवन में थे और उन्होंने एक व्यवस्थित जीवन की शुरुआत उस वक्त नहीं कर पाए थे। तो इसलिए यहाँ के औजारों को देख करके भी लगता है थोड़ा बेढंगा, बड़ा बड़ा, है ना। बेसिकली उन औजारों का उपयोग वे बड़े बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए करते थे। और मध्यकाल में अगर देखें तो मध्यकाल में यहाँ पर औजारों की प्रकृति में बदलाव क्या आया कि यहाँ के औजार सूक्ष्म और नुकीले यानी छोटे छोटे उपकरण औजार भी बनाए जाने लगे। पत्थरों को घिस करके, पत्थरों को धारदार ब्लेड, दो तरफा दुधारी ब्लेड के रूप में भी उपकरण मिले हैं। और यहाँ पर मध्यकाल में चूंकि उपकरण सूक्ष्म उपकरण, लघु उपकरण बहुतायत में मिले हैं, बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में मिले हैं। और यहाँ के उपकरण जैसे तीक्ष्णी, वेदनी, खुरचनी, इस तरह के जो उपकरण थे वो साक्ष्य में मिले हैं। और इसलिए इस काल में लघु उपकरण, सूक्ष्म उपकरण की अधिकता के कारण इस काल को माइक्रोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। माइक्रोलिथिक यानी कि पाषाण के छोटे छोटे उपकरणों का काल। अब अगर नवपाषाण काल में देखें तो नवपाषाण काल चूंकि उन्नत काल था कंपेरेटिवली प्रीवियस जो पीरियड थे, तो इसके तुलना में क्या था, यहाँ के ये पहले वाले औजारों के जो लक्षण थे वो तो मिले ही हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्लेट के बने उपकरण भी हमें देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि नवपाषाण काल के जो उपकरण थे वो बहुत ही परिष्कृत, उन्नत थे, क्योंकि मानव ने उपकरण बनाने की नवीनतम तकनीक प्राप्त कर ली थी। उनमें आप देखें तो नवपाषाण काल में उपकरण को पॉलिश किया जाने लगा, यानी मानवों ने
उपकरण को, जो औजार थे उसको पॉलिश करके अलग अलग पॉलिश कलर से उसको पॉलिश करते थे। तो पॉलिश किए गए जो उपकरण हैं वो हमें नवपाषाण काल में मिले हैं। तो आप अगर औजारों के आधार पर देखें तो 3 चीज है। क्या क्या? पूरा पाषाण काल के औजार क्वार्टजाइट, सल्क और ब्लेड इस तरह के प्रकृति के मिलते थे। उनके जो मात्रा थी वो उतनी व्यापक भी नहीं थी, साथ ही वो बहुत बड़े बड़े पत्थरों के होते थे। औजार आकार में बड़े बड़े होते थे, छोटे छोटे उपकरण नहीं होते थे। और इसीलिए उस काल में बड़े बड़े जानवरों का शिकार, सामूहिक शिकार किया जाता था, लोग समूह में करते थे। आगे अगर देखें यहां पर भी समूह में ही शिकार किया जाता था, लेकिन चूंकि सूक्ष्म और नुकीले पाषाण उपकरण भी उपलब्ध हैं, अतः छोटे छोटे जीवों का, जानवरों का भी यहाँ पर शिकार किया जाने लगा था। तो बड़े तो जानवरों का शिकार होता ही था, साथ साथ छोटे छोटे जानवरों का भी शिकार इन छोटे उपकरणों के माध्यम से किया। अच्छा, छोटे उपकरण का उपयोग एक और चीज में, जैसे शिकार के जो होते थे शिकार, उनके खाल को यानी उसके स्किन को हटाने के लिए भी खुरचनी, बेदनी जैसे उपकरणों का उपयोग किया जाता था। और नवपाषाण काल के जो उपकरण थे वो काफी उन्नत हो गए थे पहले की तुलना में। अब इन विशेषताओं के आधार पर जो हमने वर्गीकरण किया, उसमें एक और विशेषता क्या देखते हैं? महत्वपूर्ण स्थल, अर्थात जो ये तीनों काल का जो डिवीजन हुआ है, उनके जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो अलग अलग जगहों से मिले हैं। तो उन जगहों को हम थोड़ा सा एक बार ब्रीफ नजर उस पर मार लें। अगर देखें तो पूरा पाषाण काल के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, इंपॉर्टेंट जो साइट हैं, वो कहाँ है? एक साइट आता है आपका अतिरमपक्कम। ये आपका देखिए पार्ट तमिलनाडु में ये जगह आपका आता है अतिरमपक्कम। हथनौरा एक जगह है मध्य प्रदेश में, यहां से मानव की खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। मध्य प्रदेश के हथनौरा नामक स्थल से मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। किस काल में? ये पूरा पाषाण काल में। फिर भीमबेटका बहुत ही पॉपुलर फेमस साइट है और ये मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में स्थित है। यहां से अगर देखें तो प्राचीन काल में यहां पर नर्मदा घाटी में भीमबेटका नामक स्थल से चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। यहाँ के जो साक्ष्य हैं, प्राचीनतम साक्ष्य चित्रकारी के, उसकी एक विशेषता यह है कि ये तीनों काल से संबंधित हैं। यह अर्थात ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ये तीनों फेज से उपलब्ध संबंधित हैं। और इसका जो साक्ष्य मिला है वो ये दर्शाता है कि भीमबेटका में इतिहास के अलग अलग काल में मानव का निवास था। पूरा पाषाण काल में भी, मध्य पाषाण काल में भी और नवपाषाण काल में भी। तो भीमबेटका बहुत ही पॉपुलर साइट है। यहाँ से बहुत अलग अलग गुफा चित्र, शैल चित्र हमें मिले हैं और किस प्रकार के मिले हैं उस पर हम चर्चा आगे करेंगे। और इसके बाद हम अभी एक और चीज देखते हैं कि मध्य पाषाण कालीन जो प्रमुख स्थल हैं उनमें चौपानी मांडो जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के चौपानी मांडो से हमें मृदभांड के प्राचीन साक्ष्य, यहां से मानव द्वारा निर्मित मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। फिर एक और साइट आता है उत्तर प्रदेश में जो कि बहुत ही पॉपुलर है, मध्य पाषाण कालीन से संबंधित है। वो है आपका बागौर, सराय नाहर राय। ये दो, अगर आप देखें उत्तर प्रदेश के सराय नाहर और बागौर आपका जो है ये राजस्थान में पड़ता है। बागौर मध्यकालीन बहुत ही प्रमुख साइट है यहां से। और एक जगह आता है आपका आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो बागौर और आदमगढ़ ये दो ऐसे साइट हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश में मिले हैं। इन्हीं राज्यों से ये संबंधित हैं। यहां से हमें पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। कहां से? राजस्थान के बागौर से और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से। फिर हम आते हैं नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल के जो प्रमुख स्थल हैं, जो मेन साइट्स हैं, उनमें बुर्जहोम
और गुफ कराल, कहीं कहीं पे ये गुफ कराल भी आता है। तो अलग अलग बुक में ये अलग अलग ढंग से लिखा गया है, गुफ कराल कहें गुफ कराल कहें दोनों एक ही है। और ये बुर्ज होम और गुफ कराल दोनों साइट हमारा कश्मीर में पड़ता है और ये नवपाषाण कालीन स्थल है। और अगर इन दोनों स्थलों की जो मुख्य विशेषता को देखें तो क्या है कि यहाँ पर हमें गर्तावास, गर्तावास क्या है? भूमिगत आवास। और इस काल में भूमिगत आवास यानी कि मानव इस काल में भूमि के अंदर जो बेसमेंट आज के डेट में कह सकते हैं उस प्रकार के आवास बना करके रहते थे। और ये इस तरह का जो आवास है इसका साक्ष्य बुर्जोम और गुफकराल से ही मिला है, नवपाषाण काल में ही मिला है। ये नवपाषाण काल के स्थल में ये प्रमुख विशेषता है कि बुर्जहोम और गुफकराल के लोग जो थे वो गर्ता आवास, भूमिगत आवास बना करके रहते थे। साथ ही अगर देखें तो यहाँ पर जो एक और हमें साक्ष्य मिला है उसमें क्या था कि वहां का जो कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान का जो साक्ष्य मिला है उसमें मालिक के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। कहा? तो बुर्जहोम और गुफकराल में जो वहां के लोग थे, उस काल के जो मानव थे, उनके कब्र में मानव के कब्र के साथ साथ यानी मालिक के कब्र के साथ साथ कुत्ते के दफनाए जाने का भी साक्ष्य मिला है। इस तथ्य को कई परीक्षाओं में अगर आप देखें तो बहुत बार यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं, पूछे जाते रहे हैं। अच्छा, नवपाषाण कालीन स्थल की बात करें तो बिहार में एक बहुत ही पॉपुलर जगह है, वो है आपका चिरांद। चिरांद ये बिहार का प्रमुख जगह है। दूसरा एक आपका आता है छपरा से, चिरांद जो कि बिहार के छपरा में पड़ता है। यहाँ से मानव के हड्डी के उपकरण मिले हैं और ये बड़ी मात्रा में मिले हैं। कहां से? बिहार के चिरांद से, जो छपरा के पास पड़ता है, वहां से हमें नवपाषाण कालीन मानव के हड्डी के उपकरण मिले हैं। और साथ ही कोल्डी हवा जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कोल्डी हवा आपका आप वर्तमान में अगर देखें तो ये इलाहाबाद के पास है। वहां से हमें चावल के प्रथम प्रमाण मिले हैं। अगर प्रश्न ये आता है कि चावल के प्रथम प्रमाण कहां से मिले तो आप उस पे उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा को लगाएंगे, ठीक। फिर इन विशेषताओं के अलावा जो हमारा नेक्स्ट फीचर है जिसके आधार पर हमने इन तीनों फेज का वर्गीकरण किया है वो क्या है? वो आपका है खोज या आविष्कार, इन्वेंशन, यानी कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। इन तीनों काल पे अगर आप स्टडी करें तो ये यहां पर देखें तो खोज या आविष्कार में क्या कहता? पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार यहां पर हो चुका था। आग का आविष्कार कहां हुआ था? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। फिर पूरा पाषाण काल में भी एक डेप्थ में जाकर के प्रश्न पूछता है कि पूरा आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल के किस फेज में हुआ। तो जैसा कि अभी आप देखें, थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी कि पूरा पाषाण काल को भी हम 3 पार्ट में बांट करके अध्ययन करते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो इस तीनों में भी आग का जो खोज हुआ था वो उच्च पूरा पाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक पीरियड में आग का आविष्कार हुआ था। लेकिन चूंकि आग का आविष्कार हो गया था, लेकिन आग का प्रयोग की बात आती है तो आग का प्रयोग यहां पर करने के लिए मानव उतनी वो कैसे किया जाए इसकी उनको समझ नहीं थी। ये समझ विकसित हुई आगे चल करके मध्य पाषाण काल में, यानी आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल के अंतिम चरण यानी उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ। जबकि आग के प्रयोग काल की जो कला थी वो मानव ने मध्य पाषाण काल में सीख ली थी। जबकि आग से भोजन बनाने की कला की जब बात की जाए तो वो फीचर्स मानव ने नवपाषाण काल में सीखी। तो आग से संबंधित 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला कि आग का आविष्कार मानव ने कब किया, तो आपको यह देखना होगा कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल की अंतिम अवस्था जिसे हम उच्च पूरा पाषाण काल कहते हैं में हुआ था। जबकि आग का प्रयोग मानव ने मध्य पाषाण काल में सीख लिया था, लेकिन आग से भोजन बनाने की जो कला है वो मानव ने
नवपाषाण काल में सीखा। तो अच्छा, नवपाषाण काल की जो एक और बड़ी विशेषता है, अब पुरापाषाण काल की विशेषता हमने देखा कि यहाँ पर जो है आग का खोज हो गया था, यहाँ पर चाक, पहिया, इन सब का आविष्कार नहीं हो पाया था। मध्यपाषाण काल में भी इन उपकरणों का आविष्कार नहीं हो पाया, जबकि नवपाषाण काल में जब हम आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर मानव ने क्या किया, पहिया का या चाक का आविष्कार कर लिया था। पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल की एक सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है, और पहिया या चाक के आविष्कार के कारण मानव चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाने में की कला में निपुण हो गए। नए नए बर्तन, अलग अलग छोटे छोटे बर्तन, बड़े बर्तन, हर तरह के बर्तन को बनाने लगे, और आग का आविष्कार हो जाने से वो मिट्टी के बर्तनों को पकाने भी लगे। तो इस प्रकार से हम देखें तो यहाँ पर नवपाषाण काल में पहिया और चाक का आविष्कार हुआ। इसके कारण मानव जीवन में काफी सहूलियत हुई। चाक के आविष्कार के कारण मानव में यातायात के संसाधनों का विकास हुआ। वो एक जगह से दूसरे जगह वस्तुओं को ले जा सकते थे। और इसके अलावा कृषि और समाज की जो बात हम करते हैं तो आग का आविष्कार होने से, चाक का आविष्कार होने, आग के भली भांति विधिवत प्रयोग, भोजन बनाने में उसका उपयोग, पकाकर खाने के उपयोग का कारण यहाँ पर कृषि का भी कृषि को भी व्यवस्थित तरीके से बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आगे लेके लोग किए जाने लगे। फिर पशुपालन भी बहुत व्यवस्थित तरीके से किया जाने लगा। भेड़, बकरी, इन सब जीवों को भी पाला जाने लगा। इसके कारण क्या हुआ कि मानव जीवन अस्थायित्व की ओर बढ़ा। एक जगह रुक कर, टिक करके मानव रहने लगे, आवास का निर्माण किए। इससे क्या हुआ कि मानव के समाज का विकास हुआ। जब मानव एक जगह रहने लगे, मानव का समूह एक जगह रहने लगा, तो उसमें समाज का विकास हुआ। पहले परिवार, फिर समाज, और इससे क्या हुआ कि सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं वो फिर क्रमिक रूप से आगे बढ़ी। तो इन विशेषताओं के आधार पर हम तीनों कालक्रम को अलग अलग ढंग से एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा अब हम अगर झारखंड के कंटेक्स्ट में ऊपर के जो हमने ये 3 पार्ट में डिवीजन करके हमने स्टडी करने का प्रयास किया, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल को अलग अलग फेज में कब से कब उनका पीरियड था, उनकी मुख्य विशेषता क्या थी, उनको किन आधारों पर बांटा गया। तो अब अगर हम देखें तो पाषाण काल में ये जो हमारा स्टोन एज था, उस पीरियड में झारखंड में क्या चल रहा था, या कहें कि उस काल में झारखंड के क्षेत्र में मानव की गतिविधियां कैसी थी, है ना। तो उस काल में जो झारखंड से हमें जो कुछ साक्ष्य मिले हैं उसके बेसिस पर जो हमें देखें कि उस वक्त का जो साइट्स था झारखंड में, मेजर साइट्स जो उस वक्त के थे, तो उसको भी हम 3 पार्ट में अलग अलग ढंग से देखें। तो पूरा पाषाण काल की हम बात करते हैं। सबसे पहला पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक साइट। पैलियोलिथिक पीरियड में साइट्स की अगर बात करें तो झारखंड में इस काल के जो हमें साक्ष्य मिले, अवशेष मिले हैं, जो उपकरण के बेसिस पर ही मूलतः बांटे गए, वो देखें तो हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, ये सब जो क्षेत्र थे, यहां से हमें पूरा पाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं। यानी उस काल के जो मानव की एक्टिविटीज थी, क्रियाकलाप थे, ये झारखंड के इन क्षेत्रों में, जिनमें कि हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर और सिंहभूम क्षेत्र को आज के डेट में अगर देखें तो पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्र में बांटा गया है। बट उन दिनों वो सिर्फ सिंहभूम का क्षेत्र हुआ करता था। ऐसे क्षेत्र से हमें इस काल के साक्ष्य मिले हैं, पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। हजारीबाग से देखें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला है। वो क्या, मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं। हजारीबाग से पूरा पाषाण काल के मानव द्वारा निर्मित पत्थर के उपकरण या औजार प्राप्त हुए हैं। तो यहां से उपकरण का मिलना इस बात को यह साबित करता है कि पूरा पाषाण काल में हजारीबाग, जो झारखंड का छोटा नागपुर का एक महत्वपूर्ण स्थान है, वहां से उस काल के मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं। यानी यहां पर भी उस वक्त मानवीय गतिविधियां चल रही थी। दूसरा, मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करें,
मध्य पाषाण काल में झारखंड क्षेत्र में इस काल का जो अवशेष मिला है, मध्य पाषाण काल में झारखंड क्षेत्र से जो अवशेष मिला है वो मुख्यतः कहां किन किन क्षेत्रों से मिला है। तो पहला देखें तो उसमें आपका दुमका का नाम आता है। दुमका संथाल परगना का एक जिला है। और फिर पलामू जो कि पश्चिमोत्तर झारखंड का हिस्सा है। पश्चिमोत्तर झारखंड में पलामू जिला है। वहां से धनबाद जो छोटा नागपुर का एक जिला है, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, ये सभी वो क्षेत्र हैं जहां से मध्य पाषाण कालीन मानव के कुछ ना कुछ साक्ष्य में मिले हैं। और हालांकि उन साक्ष्य को बहुत ही स्पेसिफिक वे में अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया जा सका है, लेकिन उन अवशेषों को अलग अलग संग्रहालय वगैरह में रखा गया है। बट उस पर बहुत ज्यादा अभी अगर देखें तो हमें अध्ययन के लिए सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है। बट ये सब जो क्षेत्र हैं वहां से इस काल के अवशेष जरूर मिले हैं। तीसरा आता है हमें नवपाषाण काल। नवपाषाण का नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड में झारखंड में जो प्रमुख स्थल थे जहां से कि इस काल के मानवों के हमें कुछ कुछ साक्ष्य मिले, वो उनमें अगर देखें तो रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, यानी ये जो क्षेत्र हैं ये पाषाण काल के मानवों के क्रियाकलाप के प्रमुख स्थल रहे हैं। और कमोबेश इन सभी स्थलों से तीनों काल के मानवों के साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाण काल में हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, ये सब प्रमुख साइट्स थे। वहीं हजारीबाग से इस पूरा पाषाण काल का जो मानव द्वारा निर्मित पत्थर का उपकरण मिला है ये एक महत्वपूर्ण है। तो प्रारंभिक परीक्षा में इससे लगातार तथ्य पूछे जाते हैं कि झारखंड के किस क्षेत्र से मानव द्वारा निर्मित पूरा पाषाण कालीन अवशेष मिले हैं, औजार मिले हैं। तो अगर ऐसा प्रश्न आगे आने वाली पेपर में पूछे जाए तो हमारा उत्तर हजारीबाग होगा। फिर नवपाषाण कालीन अगर हम तथ्य की बात करें, इस काल के जो डिफरेंट साइट्स से उसमें से जो हमें साक्ष्य मिले हैं उनमें ये एक बड़ा साक्ष्य है, वो आपका देखे तो छोटा नागपुर क्षेत्र से, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से नवपाषाण काल में 12 हस्त कुठार पाए गए हैं। यानी कि छोटा नागपुर क्षेत्र से नियोलिथिक पीरियड के 12 हस्त कुठार, हैंड एक्स, हस्त कुठार को हैंड एक्स कहा जाता है। तो 12 हस्त कुठार के साक्ष्य में छोटा नागपुर क्षेत्र से मिले हैं। फिर इस काल के पीरियड में ये तीनों को अगर हम झारखंड के कंटेक्स्ट में इस रूप में देखते हैं, उसके बाद हमारा जो पाषाण काल को हमने दो पार्ट प्रागैतिहासिक काल को हमने दो पार्ट में बांटा था। एक बांटा था हमने ताम्र पाषाण काल में, पाषाण काल में स्टोन एज, और दूसरा था ताम्र पाषाण काल यानी चाल्कोलिथिक एज। तो चाल्कोलिथिक पीरियड की अगर हम बात करें तो चाल्कोलिथिक पीरियड नवपाषाण काल के आखिरी समय में ताम्र पाषाण युग की शुरुआत मानी जाती है। यानी चाल्कोलिथिक पीरियड की शुरुआत कब मानी जाती है? नवपाषाण काल का जो आखिरी चरण था। तो ताम्र पाषाण काल में भी जो सबसे ज्यादा उपकरण पाए गए वो है पत्थरों के ही औजार सबसे ज्यादा मात्रा में पाए गए हैं। लेकिन इस काल को पाषाण काल से जो एक प्रमुख चीज अलग करता है, बाइफ्रिकेट करता है, वो हमारा है कि इस काल में तांबा का आविष्कार हो गया था। तांबा, अगर आप देखें तांबा का आविष्कार तो वो ताम्रपाषाण काल की एक प्रमुख विशेषता थी। और तांबा का जो निर्माण होता है वो आपका यहाँ पर ये प्रमुख विशेषता मानी गई है। यानी इस काल के जो मनुष्य थे वो तांबा का खोज कर चुके थे। तो जब एक प्रश्न पूछा जाता है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यह कि मानव द्वारा खोज की गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो हमारा उत्तर होगा तांबा। यानी मानव द्वारा सबसे पहला उपयोग की जाने वाला धातु कौन सा था? तो तांबा। और ये तांबा की शुरुआत खोज कब हुई? तो ताम्र पाषाण काल में। फिर एक चीज और अगर आप देखें तो मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु तो तांबा थी, लेकिन झारखंड के कंटेक्स्ट में इसको अगर हम देखें, झारखंड के कंटेक्स्ट में ताम्र पाषाण काल को अगर हम देखें तो ये बात खुलकर सामने आता है
कि झारखंड में ताम्रपाषाण काल का जो मुख्य केंद्र था वो सिंहभूम क्षेत्र था। आज के डेट में भी देखें तो सिंहभूम में घाटशिला क्षेत्र में तांबे की खाने उपलब्ध है। आज भी वहां से तांबा निकाला जाता है, ताम्र अयस्क निकाला जाता है और फिर संशोधित करके शोधित करके हमें वहां से ताम्र उपकरण वगैरह बनाए जाते हैं। लेकिन एक और बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि झारखंड में इस काल में झारखंड की एक प्रमुख जो जनजातियां थी, जिनमें हम असुर, बिरजिया और बिरहोर का नाम लेंगे, ये झारखंड की वो प्रमुख जनजातियां थी जो तांबे का उपयोग करके बर्तन बनाते थे, उसका उपयोग करके अन्य अन्य उपकरण बनाते थे। यानी इस काल में यहाँ की जो ये 3 जनजातियां असुर, बिरजिया, बिरहोर थी, ये धातु कला में निपुण थी और ताम्र धातु के उपकरण बनाते थे। फिर इनको तांबा को गला करके ही हम ताम्र उपकरण बनाते हैं। यानी इन जनजातियों को तांबा को गलाने की कला तकनीक मालूम था और उससे ये बहुत ही अच्छे उपकरण बनाते थे। झारखंड के विभिन्न स्थलों से अगर हम तांबा की बात करें कि कहीं कहीं से कुछ जो साक्ष्य मिले, तो झारखंड के अलग अलग स्थलों से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है कहां से? तो तांबे की जो कुल्हाड़ी है वो हमें कहां से मिली? तो यहां देखें, हजारीबाग का एक बाहर गंडा नामक स्थल है। हजारीबाग में बाहर गंडा नाम का एक स्थल है। यहां से 49 तांबे का जो है हमें माइंस मिला है। झारखंड के हजारीबाग के बाहर गंडा नामक स्थल से हमें 49 खान के अवशेष मिले हैं। किसका? तांबा का। झारखंड जो राज्य है वहां पर ताम्रपाषाण काल के जो मानव थे उनके द्वारा प्रयोग किया गया। आप देखें तो 49 खान के साक्ष्य में मिले। कहां से? बाहर गंडा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण साइट है। हो सकता है कि परीक्षा में आपको ये बाहर गंडा ना दे, तो कम से कम आप हजारीबाग को एकदम माइंड में रखें कि झारखंड के किस क्षेत्र से 49 खानों, तांबा के खानों के साक्ष्य मिले हैं। तो हमारा उत्तर होगा हजारीबाग। और इसके थोड़ा सा डेप्थ में भी जाकर के पूछ सकता है, अगर पूछता है कि झारखंड के किस क्षेत्र से तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए और कोई 4 पर्टिकुलर जगह दे दिया जाता है, तो उसमें आप बाहर गंडा को याद रखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण साइट है और ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट भी है। इससे क्वेश्चन आने वाले समय में, अब जबकि झारखंड में सेकंड पेपर जो हमारा है वो कंप्लीटली झारखंड बेस्ड है और एक सेपरेट पेपर है जिसमें कि 100 क्वेश्चंस, वो भी 200 मार्क्स के स्पेशली एक पेपर हमारा होता है सेकंड पेपर। तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन जो डेप्थ में जाकर के पूछे जाने की संभावना प्रबल हो जाती है। तो आपसे ये आपको ये सलाह दी जाती है कि आप इस तरह के प्रश्न को बिल्कुल ही फोकस करके आगे बढ़ें। अब नेक्स्ट हम आते हैं क्या? कांस्य युग में। कांस्य युग में अगर आप देखें तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण सिंधु घाटी की सभ्यता मानी जाती है। कांस्य युग का जो सबसे अच्छा उदाहरण है सिंधु घाटी की सभ्यता है। सिंधु घाटी के जो लोग थे, सिंधु घाटी की सभ्यता इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल के जो मानवों का जो मुख्य साइट्स हैं, इस काल के इस सभ्यता के जो प्रमुख साइट्स हैं, वो हमें सिंधु घाटी या उसकी जो सहायक नदियां थी उसके आसपास हमें मिले हैं। चाहे आप मोहनजोदड़ो लें, हड़प्पा लें, कोटदीजी को लें और अन्य स्थलों को लें, वो सब के सब सिंधु या उनकी सहायक नदियों के आसपास स्थित मिले हैं। इसलिए इस काल की जो सभ्यता थी उसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, इस काल को हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा ही वो पहला साइट था जहां से इस काल के साक्ष्य उपलब्ध हुए। तो इस काल कांस्य युगीन सभ्यता का जो कांस्य युगीन सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है वो ये कि इस काल के मानवों ने कांसे के उपकरण बनाने सीख लिए थे, कांसा धातु का उपयोग करना सीख लिए थे, कांसा का आविष्कार हो गया था। कांसा का जो निर्माण होता है वो तांबा और टीन को मिला करके किया जाता है। तो ये एक चीज अगर देखें तो यहाँ पर के जो मानव थे, इस काल के जो मानव थे, सिंधु घाटी सभ्यता काल के जो मानव थे, उन्होंने तांबा और टीन को मिलाकर कांसा धातु का निर्माण करने की
पद्धति सीख ली थी। ये एक बहुत बड़ा चेंज था जो कि ताम्र पाषाण से कांस्य युग को अलग करता है। एक और बात अगर देखें तो इस काल के मनुष्य का भी मुख्य उपकरण जो देखें तो तांबा का था। पाषाण उपकरण भी थे, लेकिन तांबे के उपकरण का प्रयोग शुरू हो गया था, यानी कि वो एक खोज के रूप में यहां पर आई थी। इस वजह से इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से हम सिंधु घाटी सभ्यता को जानते हैं। अब इसके आगे एक चीज की हम चर्चा करें। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि कांस्य युगीन सभ्यता को हम झारखंड के संदर्भ में देखें। कांस्य युगीन ब्रॉन्ज एज को हम झारखंड के कंटेक्स्ट में अगर देखें तो ये बात सामने आती है कि झारखंड का जो छोटा नागपुर क्षेत्र है, उसमें निवास करने वाली ये जो असुर जनजाति है, असुर जनजाति, बिरजिया जनजाति, ये झारखंड, असुर जनजाति झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है और बिरजिया असुर के बाद की जनजाति मानी जाती है। ये भी झारखंड की प्राचीनतम जनजातियों में से एक है। ये जनजातियां झारखंड में निवास करती थी, आदिकाल से निवास करती थी। इन जनजातियों को, जैसा अभी ऊपर हमने चर्चा किया था कि ताम्र धातु के उपकरण बनाने में इन्हें ज्ञान था, उसकी कला इन्हें मालूम थी, उसकी बनाने की तकनीक मालूम थी, तांबा को गला करके ये उपकरण बनाते थे। उसी तरह से कांस्य काल में जब कांसे की धातु का आविष्कार हो गया था तो ये जो असुर जनजाति थी ये तांबा और टीन को गला करके कांसा का उपकरण बनाते थे और झारखंड में इनके उपकरण हमें मिले हैं। आप अगर इस झारखंड में कांस्य युगीन साक्ष्य की बात करें तो लोहरदगा से कांसे का एक प्याला प्राप्त हुआ है। झारखंड के वर्तमान लोहरदगा जिले से कांसे का एक प्याला प्राप्त हुआ है, जो कि यह दर्शाता है कि इस काल के मानव, जिनमें असुर एवं बिरजिया जनजाति थी, प्रमुख रूप से कांसे को उपकरण बनाते थे, उससे संबंधित बर्तन बनाते थे और उनकी कला इन्हें आती थी। तांबा और टीन को गला करके ताम्र बर्तन बनाए जाते थे। फिर ताम्रवाद की अगर हम बात करें ऐतिहासिक क्रम में तो हमारा आता है लौह युग। लौह युग, आयरन एज जो हमारा है, इसका मुख्य रूप से टाइम पीरियड की अगर बात करें तो ये 800 ईसा पूर्व या उसके बाद का माना जाता है और यही पीरियड हमारा उत्तर वैदिक काल भी माना जाता है। पोस्ट वैदिक पीरियड इसको कहा जाता है। यहाँ पर लौह युग यानी लोहे की धातु का हमें जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस युग के मानवों ने धातु के रूप में लोहा का उपयोग करना शुरू कर दिया था। इस काल में हमें लौह धातु से बने उपकरण अत्यधिक संख्या में मिले हैं। इस काल को लौह युग के नाम से जानते हैं। झारखंड के संदर्भ में, इन कंटेक्स्ट ऑफ झारखंड, हम अगर आयरन पीरियड को देखें तो इस काल में क्या है कि झारखंड में लौह एस की कई खानें पाई गई हैं। झारखंड में लोहे से संबंधित कई खानें पाई गई हैं और झारखंड की जो जनजातियां, प्राचीनतम जनजातियों में से प्राचीनतम जनजातियों में असुर और बिरजिया, ये जो दो जनजातियां थी, इन्हें लौह धातु से निर्मित औजार या उपकरण को बनाने का ज्ञान प्राप्त था और ये इन उपकरणों को बनाते थे। इस तरह से हम देखें अगर तो झारखंड की ये जो जनजातियां हैं, असुर, बिरजिया, बिरहोर, ये सब जो जनजाति हैं, इनको मुख्य विशेषता इनकी क्या थी कि ये उपकरण बनाने में सिद्धहस्त थे, शिल्प कला में ये निपुण थे। झारखंड की इन जनजाति को शिल्पी जो कला होता है ना, शिल्प की कला, उसमें निपुणता प्राप्त थी। तांबा का हो, कांसे का हो, लोहे का हो, इन सभी अलग अलग समय में अलग अलग धातुओं के आविष्कार होने के साथ ही ये अलग अलग धातुओं से अलग अलग प्रकार के उपकरण बनाते थे। इनका बहुत ही बेहतरीन ज्ञान प्राप्त था। फिर एक और बड़ी बात यहां पर देखें तो लौह काल में जो झारखंड के जो लोग थे उस काल के, उनका संपर्क केवल ऐसा नहीं था कि जो झारखंड के लोग थे वो बाकी के क्षेत्र से कटे हुए थे।
अगर आप देखें तो झारखंड के लोगों का संपर्क न केवल भारत के अलग अलग क्षेत्रों से था, बल्कि सुदूरवर्ती विदेशी क्षेत्रों से भी झारखंड के लोगों का संपर्क बना हुआ था। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखें तो इस युग में झारखंड का संपर्क विदेशी राज्यों में मेसोपोटामिया आदि क्षेत्र से भी था। क्यों? इसको हम इस बेसिस पे कह सकते हैं कि दमिश्क एक क्षेत्र है जो आपका अरब क्षेत्र में पाया जाता है। वहां पर एक क्षेत्र है अरब में, वहां पर जो ये दमिश्क क्षेत्र है, यहां झारखंड से लौ को निर्यात किया जाता था। यानी झारखंड से विदेशी निर्यात होते थे, झारखंड से विदेशों में व्यापारिक संबंध स्थापित थे। ये इस बात को दर्शाता है झारखंड के लोहे का मेसोपोटामिया तक भेजा जाना, या वहां दमिश्क में इस लोहे से जो यहां से भेजे गए लोहे से जो तलवार निर्मित किया जाता था, वहां पर जो तलवार निर्मित साक्ष्य मिले हैं, दमिश्क में जो तलवार के साक्ष्य मिले हैं, वो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि वो झारखंड से भेजे गए लोहे से निर्मित थे। तो ये इस बात का परिचायक है, सबूत है कि झारखंड का मेसोपोटामिया और दमिश्क आदि क्षेत्रों से, विदेशी क्षेत्रों से व्यापारिक संबंध स्थापित थे, व्यापारिक संबंधों को दर्शाता है। तो ये एक बड़ी बात थी कि उस वक्त के लोग भी, उस काल के लोग विदेशी व्यापार भी करते थे। तो ये तो सहज तथ्य है कि देशी संपर्क तो रहा ही, विदेशी संपर्क भी उस काल में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और यही वजह है कि झारखंड में अलग अलग क्षेत्रों को वहाँ के जो जनजातियां थी वो इस तरह के शिल्प कला में और निपुणता पाते जा रही थी। फिर इससे आगे का हम देखें तो ऊपर का जो हमने अभी टॉपिक, अभी जो हमने लास्ट कुछ एक समय में हमने जो एक एक चीजों को चर्चा किया है, उन सभी चीजों को, चाहे वो पूरा प्रागैतिहासिक काल हो, आदि ऐतिहासिक काल हो या ऐतिहासिक काल हो, फिर हम प्रागैतिहासिक काल का जो डिवीजन अलग अलग पीरियड में किया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उन सब में हमने एक एक करके अलग अलग फीचर्स में, अलग अलग फीचर्स के बेसिस पर जो डिवीजन किया, और उसका झारखंड के कंटेक्स्ट में हमने एक ब्रीफ स्टडी करने का जो हमने अभी आपसे प्रयास किया। उसके बाद अगर देखें तो अब हम ये देखेंगे कि झारखंड के इतिहास को किस रूप में पढ़ सकते हैं। तो झारखंड का जो इतिहास हमारा होगा उसको हम सोर्स के बेसिस पर ही पढ़ेंगे और विभिन्न स्रोतों के आधार पर पढ़ेंगे। इसको हम अगले क्लास में आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन जो नेक्स्ट क्लास हम लेंगे उसके अभी हम ये बता दें आपको एक जानकारी के लिए कि अब झारखंड का इतिहास का जो हमारा टॉपिक है सिलेबस के हिसाब से, हम उसको बहुत ही विस्तार से लेकर चलेंगे, जिस तरह से कि इन विषयों को पढ़ने के लिए ये बेहद जरूरी था कि हम ऊपर के जो हमारे आज के डिस्कशंस थे, आज के सेशन का जो मेन हमारा फोकस था, कि इससे पहले कि हम जो झारखंड के इतिहास को बहुत विस्तार में पढ़ें, एक बेहद जरूरी था कि इतिहास को पढ़ने के लिए हम उसके बैकग्राउंड में जाएं और इतिहास के पढ़ने के सोर्सेज क्या हैं, इतिहास का जो डिफरेंट काल था, फेज था, किस रूप में पढ़ें। तो उन अलग अलग काल को, चाहे वो पाषाण काल रहा हो, चाहे वो ताम्र पाषाण काल रहा हो, चाहे हमारा कांस्य युग हो, लौह युग हो, और उन सभी कालक्रम को झारखंड के कंटेक्स्ट में, चाहे स्थल झारखंड में पाए गए उन स्थलों के संदर्भ में हो या झारखंड के विभिन्न स्थलों से पाए गए साक्ष्यों के संदर्भ में हो, हमने आपके साथ एक चर्चा किया, उसको हमने विस्तार से बताया आपके साथ। और अब इसी जो हमारा आगे का जो सेशन होगा, नेक्स्ट सेशन होगा, वो पीछे के जो हमने बेस आपको एक दिया है, मुझे उम्मीद है कि वो जो आज के क्लास का जो डिस्कशन है, आज के सेशन का जो डिस्कशन रहा, वो आपको आगे की चीजों को समझने में बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही मददगार साबित होगा। तो आगे अब हमारा जो क्लास का फोकस होगा झारखंड का इतिहास, उसको हम स्रोत के आधार पर हम पढ़ेंगे, जिनमें हम पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत या विदेशी यात्रियों के विवरण, ये जो तीनों है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, लिटरेरी एविडेंस और डिस्क्रिप्शंस ऑफ पिलग्रिमेज ऑफ फॉरेन कंट्रीज,
जिनमें कि मुख्य रूप से हम लोग फाइयान हो, वेंसांग हो और अलग अलग जो हमारे तीर्थ यात्री थे जो आए थे अलग अलग क्षेत्र में जो साक्ष्य छोड़ गए, हम उन सभी आधार पर चर्चा करेंगे। तो अगले सेशन में हमारा झारखंड का इतिहास जो हमारा सेकंड पेपर जेपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जो सिलेबस का सेकंड पेपर है वो यहां से हमारा एकदम शुरुआत होगा। आज की क्लास में हमने एक पूरा ओवरव्यू देने का काम किया है, उसके बेस पे ही हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास विल बी द कंटिन्यूएशन ऑफ लास्ट क्लास। तो आप लोग आगे की क्लास में ऐसे ही जुड़े रहें, हम आपके साथ बिल्कुल इसी रूप में जुड़े रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।